डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसिकेंट फंक्शन। अब कोसिकेंट फंक्शन अगर हम देखें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या पीरियोडिक फंक्शन है, और ये बात हम जानते हैं कि एक फंक्शन जो है वो एक मतलब इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इनपुट जो है वो रखते हैं और उससे हमें जो प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है जिसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो वो आउटपुट जो है बेसिकली वो होती है रेंज, जो कि डिपेंड कर रही होती है कि आपने इनपुट में क्या वैल्यू रखी है, और जो इनपुट है वो हमारे पास कहलाती है डोमेन, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन हम जिस अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम एनर्जी हासिल करते हैं, तो हमें आउटपुट में अगर एनर्जी चाहिए तो इनपुट में हम वो मतलब जो है फूड खाते हैं जो कि हमारी यानी जो कि कन्वर्ट हो सके एनर्जी में, और उससे हमारी जो बॉडी है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसी तरह इनपुट भी हम या डोमेन की वही वैल्यूज फंक्शन के लिए सिलेक्ट करता है जिससे आउटपुट जो है वो हमें मिल रही हो। इसी तरह अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट है जो कि एक रेशियो है, अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है वो साइन जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल है, और साइन फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बेसिकली एक रेशियो है जो कि इक्वल होती है परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड के इक्वल। ठीक है, मतलब इनकी जो रेशियो ली जाए तो ये हमारे पास इक्वल होती है साइन ऑफ थीटा, जो कि हम यहाँ पर एक यूनिट सर्कल से स्टडी कर सकते हैं इस बात को कि अगर ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस अगर 1 है, ठीक है, और हम एक कार्टेशियन प्लेन भी बनाते हैं जिसमें ओरिजिन भी वही पॉइंट है जो कि सर्कल का सेंटर है यानी ओ, तो फिर एक पी पॉइंट अगर सर्कल का लिया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से आ सकते हैं कि हम इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करें, तो ये जो डिस्टेंस होगा एम से लेकर पी तक ये बेसिकली वाई वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसे हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, और जो ओ से एम डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसे हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, और अगर हम यहाँ पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लें तो हमें पता चलता है कि साइन ऑफ थीटा जो है ये किसके बराबर आ रहा है जी। साइन ऑफ थीटा जो है वो ये चूंकि परपेंडिकुलर बेस साइड रेशियो होती है, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइड रेशियो होती है, तो परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड ये हमारे पास वाई है, वाई ओवर 1 वाई आ जाएगा। और इस तरीके से कोसाइन कोसाइन ऑफ थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है एक्स और हाइपोटेन्यूज है 1, तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो इस क्वाड्रेंट्स में मूव करेंगे एक तो इनके साइन चेंज होंगे और एंगल भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा। मतलब कि एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के मुखालिफ सिम में रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव उसके साथ साइन आएगा एंगल के, और अगर हम घड़ी की सिमत में जैसे घड़ी रोटेट करती है ऐसे अगर रोटेशन लाएंगे तो फिर वो नेगेटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अभी देखें अगर जीरो रोटेशन है तो इस वक्त हमारा पॉइंट ये पी यहाँ पर आ जाएगा मतलब 1 0 पे, और अगर 90 की मतलब 1 राइट एंगल बनेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी हम 0 1, मतलब ये पॉइंट जब वाई एक्सिस पे होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, लेकिन जब 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे आएगा इस तरह से कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -1 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, और इस तरीके से ये जो है अगर हम इस क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो 270 पर आते हैं, यानी जिसको हम 3π/2 कहते हैं, अगर इस पे आ जाए रेडियंस में अगर हम देखें तो ये पॉइंट जो है इस पोजीशन पर होगा और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1 होगा। तो इस तरह से ये मतलब हमने देखा था कि साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन जो है वो ऑल जो हमारे पास एंगल्स हैं चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब इसी तरह अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते रहें तो हमें रेंज मिल रही है। ठीक है, तो इससे ये इसका मतलब कि इनकी जो डोमेन होती है ये साइन और कोसाइन की ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, और इसमें जो रेंज रेंज थी वो हमने देखा था कि साइन और कोसाइन के फंक्शन के हवाले से कि रेंज जो हमारे पास साइन फंक्शन की खास तौर पे वो मैक्सिमम 1 तक आंसर देती है और उससे कम, और मिनिमम -1 तक आती है वैल्यू या उससे एक बड़ी वैल्यू होती है, मतलब -1 से ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं आ सकती, और इसको हम यूनिट सर्कल से स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अब हमने डोमेन और रेंज बतानी है अपने कोसिकेंट फंक्शन की, जो कि आपको मैंने भी बताया कि वो 1/sin थीटा के इक्वल। अब देखें मैंने कहा कि डोमेन में वो नंबर नहीं आते जिस पे रेंज ना आ रही हो। ठीक है, तो हम ये बात स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा साइन फंक्शन है वो डिफाइंड होता है अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि बन जाएगा 1/0, और यहाँ पर आकर ये अनडिफाइंड हो जाता है। या फिर अगर मैं थीटा को रख दूं, देखें यहाँ से भी हमें पता चल रहा है ये जो ऑर्डिनेट है ये हमें बता रहा है कि ये 0 आ रहा है 0 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डिनेट फिर 0 होता है, ये 180 डिग्री पे यानी पाई पर 180 होता है, फिर 2π पे 180, सॉरी 2π मतलब 360 डिग्री पे ये फिर 0 होगी वैल्यू, फिर 3π पे
और इसी तरह अगर हम जीरो मतलब अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ये माइनस पाई पे होगी, फिर -2 पाई पे, -3 पाई पे। मतलब कहने की बात ये है कि ये जो हमारे पास एंगल है जिसपे कि ये हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, वो थीटा की जो वैल्यूज आ रही हैं वो पाई मतलब सब एंगल्स में पाई से वो मल्टीप्लाई होंगी और वो नंबर्स इंटीजर्स आ रहे हैं। मतलब अगर मैं n पाई लिख दूँ और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स लिख दूँ तो वो तमाम एंगल्स हमें मिलते जाएंगे जो कि पाई का मल्टीपल है। मतलब जैसे जीरो इंटीजर होता है तो जीरो पाई मतलब जीरो टाइम्स पाई जीरो बन जाएगा। तो ये वो एंगल्स है जो कि हम सेट ऑफ डोमेन से निकाल देंगे। तो यहाँ पे फिर हमें पता चला कि डोमेन ऑफ जो हमारा कोसिकेंट फंक्शन है, ठीक है, वो तमाम रियल नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करते रहें, एंगल्स मिलते रहेंगे, लेकिन जब आप उस खास एक एंगल पर आएंगे जैसे कि 0 डिग्री मतलब डिग्रीज में अगर मैं कहूँ, या फिर 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक है, या इसी तरह नेगेटिव में आ जाए तो -180 डिग्री, -360 डिग्री, इस पर ये अनडिफाइंड है, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। रियल नंबर चूंकि है तो रेडियंस जो हमारे पास मेजरमेंट होती है वो नंबर्स में होती है, ठीक है, तो हम n पाई जो है इसमें से वो माइनस कर देंगे, पाई वाले एंगल्स जो कि n टाइम्स आ रहे होंगे, n जो भी इंटीजर होगा हमारा, सॉरी n हमारा कोई भी इंटीजर होगा हम माइनस कर देंगे। और इसी तरीके से रेंज की जब हम बात करेंगे, तो रेंज जो हमारे पास है हमारे इसको सीकेंट फंक्शन की, वो इस तरह से है कि चूंकि जो साइन फंक्शन इस की मतलब ये रेसिप्रोकल है, तो साइन की जो वैल्यूज आ रही हैं आप उनको उनका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लोगे, ठीक है। मतलब देखें अगर मैं बहुत स्मॉलेस्ट एक वैल्यू लेता हूँ, चले मैं कैलकुलेटर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जी, अगर आप यहाँ पर इस तरह से देखें कि मेरे पास एक नंबर है 0.00001, ठीक है, मैंने कितने जीरोस लगाए हैं, 5 जीरो, ठीक है। अब मैं अगर 1 लाना चाहता हूँ तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.00005 जीरोस और फिर 1, ठीक है, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब कहने का मकसद ये है कि जो हमारा ये चूंकि ये नंबर जो साइन फंक्शन है इसकी जो रेंज है वो 1 से, जब हम छोटे नंबर की बात करें तो वो जीरो को अप्रोच करेंगे, जीरो मतलब जीरो के करीब 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 जाएंगे, लेकिन जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, वो मैंने निकाल दी है। इसका मतलब कि जीरो आ गया तो फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगी या माइनस इन्फिनिटी, जो कि एक कोई नंबर नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 से बड़े नंबर लेता हूँ जैसे कि 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/100 हो गया, तो ये नंबर्स हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट है, हम 1 पे आके स्टॉप कर जाते हैं, तो हमारा डिवाइजर जो है वो 1 से बड़ा नहीं है, इसका -1 से छोटा नहीं है। तो हमारे वो नंबर्स जो कि चूंकि आप देखें 1 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 0.5 आता है, मतलब ये नंबर 1 से स्मॉलेस्ट है, ये 0.25 आता है, ये नंबर जो है ये 0.01 आ जाता है, ठीक है। मतलब हमारे नंबर जो है वो फिर हम यूं कहेंगे कि रेंज में तमाम रियल नंबर्स तो आएंगे, चूंकि बहुत बड़े नंबर आएंगे आपके जब आपका डिवाइजर जितना स्मॉलेस्ट होता जाएगा, लेकिन आपके वो नंबर जो कि वन वन आएगा क्योंकि 1 आप देख रहे हो कि 1 इसमें इंक्लूड है, शामिल है, ठीक है। लेकिन जो आपके 1 के बाद वाले नंबर है 1.1 वो इसमें नहीं आ रहा, या -1.1 वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर उसके आंसर से जो नंबर आएंगे जो कि इस इंटरवल में आएंगे जो कि -1 to 1 है, ठीक है, वो नंबर शामिल होंगे, 1 और -1 शामिल होंगे, इसलिए वो रियल नंबर्स हैं, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है। अब नेक्स्ट इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं इसका जो ये पॉइंट्स हैं, ऑर्डर पेयर्स जो मेरे पास आएंगे, उसको मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस कोसिकेंट फंक्शन का ग्राफ स्टडी कर सकते हैं या उसको हमें कैसे बज़ाहिर नजर आएगा देखने में।